नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1 मार्च 2023 और ये नया महीना आ चुका है। इस नए महीने में आज हम आपको पुराने महीने की सारी बात बताने वाले हैं और आज के भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम आपको बताएंगे। तो चलिए पेन पेपर उठाइए और दैनिक समसामयिक की स्टैटिक जीके है, मज़ा आ जाएगा आपको पूरी क्लास देख के। और ये क्लास छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा में एकदम कंप्लीट टॉनिक आपके लिए है। आपको क्लास एंड तक देखिए, कंटेंट बेहद ही दमदार है और आज बहुत ही कुछ है खास आपके लिए, कुछ भी नहीं छूटेगा, कोई सेक्शन हमने नहीं छोड़ा है। तो इस पूरे सेक्शन पे चर्चा करेंगे। और दोस्तों, न दुख न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आइए अपने अंदर एक आग लगाइए और आज के देखते हैं आज क्या है खास और क्या है आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। हाल ही में वाइस एडमिरल श्री दिनेश के त्रिपाठी को फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर किया गया नियुक्त। वर्तमान में भारत देश के कुल जिलों की संख्या हुई 764। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत 31 जनवरी 2023 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या हुई 9000 के पार। जनवरी 2022 की तुलना में जनवरी 2023 में 8 प्रमुख उद्योगों का उत्पादन बढ़ा। ICAI रिपोर्ट में हुआ खुलासा। TCIL टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ने एंटरप्राइज ग्राहकों को कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क ने BSNL के साथ 5G सेवाओं को लेकर हुआ समझौता। और डच जो कभी भारत पर कब्जा करने का सपना रखते थे, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने भारत से खदेड़ दिया था, आज भारत की समृद्धि देखने डेनमार्क के युवराज फेडरिक और राजकुमारी मैरी का भारत में हुआ आगमन। भारत और लिथुआनिया ने मिलकर सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण को लेकर दी अपनी सहमति। G20 की दूसरी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक 27 से 29 मार्च 2023 को गुजरात के गांधी नगर में आयोजित करने का हुआ निर्णय। G20 की दूसरी पर्यावरण जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक, आपने इसको देखा भाई साहब। आइए देखते हैं लल्लन टॉप फैक्ट और इन सभी बातों पर हम चर्चा करते हुए चलते हैं। भाई साहब, G20 की दूसरी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक 27-29 मार्च 2023 को गुजराती गांधीनगर में आयोजित करने का हुआ है निर्णय। दोस्तों, ये साबरमती साइफन है और इसके पान नर्मदा मेन केनाल जो नदी की तलहटी के नीचे निर्मित एक विशाल सुरंग के माध्यम से नर्मदा नदी के पानी का प्रवाह दोस्तों होता है। और आप बताइए कि G20 की अध्यक्षता भारत के पास कब तक है। आप सभी जानते हैं कि G20 2023 में भारत जो है अध्यक्ष है और ये अध्यक्षता वो कब तक करेगा भाई साहब। तो ये अध्यक्षता करने वाला है 30 नवंबर 2023 तक भारत G20 का जो है अध्यक्ष बना रहेगा। इसके साथ ही साथ संघाई सहयोग संगठन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता किसके पास है, तो आपको बताता हूँ भाई साहब कि ये संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता भी हमारे प्यारे भारत के पास है। दोस्तों, ललन टॉप फैक्ट्स में देखिए कि बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा कौन सी गैस की होती है, तो मीथेन गैस की होती है। 60% जो है बायोगैस में मीथेन होता है। और आपसे पूछ लिया जाए केंद्रीय मृदा जल संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा 1953 में स्थापना हुई थी। और उसमें हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी याद करिएगा। पूछ लिया जाए राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों, क्षारीय मृदाओं में कैल्शियम तथा जो है नाइट्रोजन का अभाव होता है। जो क्षारीय मृदा होती हैं, आप देखते हैं कि बहुत सारी मिट्टियों में आप देखते हैं सफ़ेद सफ़ेद चूना टाइप का आपको कुछ ना कुछ दिखता है, वो क्षारीय मृदा की पहचान है। उसमें कैल्शियम और नाइट्रोजन का अभाव होता है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, हम जल की बात कर लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जल ही तो जीवन है, आप हम सभी लोग जानते हैं। इसका दोस्तों रासायनिक फार्मूला होता है H2O। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दोस्तों, आप जो हम लोग पानी पीते हैं, इस पानी में है क्या आखिर ये, तो दोस्तों ये हाइड्रोजन का मोनोऑक्साइड है जिसे हम जल कहते हैं और जिससे हमारा जीवन चल रहा है। और इस पानी को अगर 4 डिग्री सेल्सियस पर कर दिया जाए तो सब इसका घनत्व तो अधिकतम हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर पीने वाले पानी का पीएच मान पूछ लिया जाए, इसका पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान दोस्तों 7 से लेकर 8.5 के मध्य होता है। पीएच मान भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। भाई साहब, ये अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको बताना है कि G20 2023 की अध्यक्षता के तहत पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह जिसे ECSWG की बैठक भारत के किस शहर में नहीं होगी। ये आपको 5 शहरों के नाम दिए गए हैं, बेंगलुरु, गांधीनगर, मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली। तो भैया इसमें जो हमारी
पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक है वो बेंगलुरु में भी होगी, गांधीनगर गुजरात में भी होगी, मुंबई में भी होगी, चेन्नई में होगी। लेकिन इस ऑप्शन में जो दिल्ली दिया गया ये गलत है, दिल्ली में इसका आयोजन नहीं होगा। इन चारों शहरों के नाम आप याद रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमने इसको लिया है। दोस्तों जो हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक है? क्या मार्स गैस है, नाइट्रोजन है, NaCl है या CO है? तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है भाई साहब, ये मुख्य प्रदूषक है मोटर वाहनों से निकलने वाला। और NaCl आप जानते हैं कि ये प्रश्न भी पूछा गया है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब भारत की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस समय कौन से जो है रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया गया था? तो नमक तोड़ो कानून आपने पढ़ा है, उसी नमक का जो है ये रासायनिक फार्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड को आप इसे याद रखिएगा। हाल ही में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में छत्तीसगढ़ की बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने कौन सा पदक जीता था? तो इसमें स्वर्ण पदक है, रजत पदक है, कांस्य पदक है या इनमें से कोई नहीं? तो आकर्षि कश्यप ने भाई साहब कांस्य पदक जीता है और ये छत्तीसगढ़ की मात्र अकेली बेटी है जो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है पहुंची है और पदक जीती है। तो छत्तीसगढ़ मुख्य परीक्षा में PSC मेंस ADO का एग्जाम आप दिलाने जा रहे हैं, इस परीक्षा में 100% ये प्रश्न आएगा। और आकर्षि कश्यप छत्तीसगढ़ की अकेले शेरनी है, इसे भी आपको याद रखना है। दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन आपसे पूछ ले तो आपको बताइए कहाँ हुआ था? 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन मध्य प्रदेश, गुजरात, लखनऊ या रायपुर, छत्तीसगढ़। तो भैया 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था ये आप हमें कमेंट करके जरूर इसको छाप के बताएंगे, ठीक है। तो आइए हम आपको बताते हैं, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में हुआ था, इसका शुभंकर सावज था। इसमें छत्तीसगढ़ को 2 गोल्ड, 5 सिल्वर मेडल, 6 ब्रॉन्ज, हमारा छत्तीसगढ़ 22वें स्थान पर था। कहाँ पे? 36वें राष्ट्रीय खेल में, जिसका आयोजन गुजरात में हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों खेलो इंडिया स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ में कुल सेंटर की संख्या कितनी है? तो भाई साहब इससे पहले संख्या हमारी 7 थी और अभी 7 जो हमारे स्किल सेंटर हैं खेलो इंडिया स्कीम के तहत वो और यहाँ स्थापित किए जा रहे हैं। तो 7 मिला के भैया कितना हो गया? ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि खेलो इंडिया स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ में कुल सेंटर्स की संख्या कितनी है? तो 14 है। और कहाँ कहाँ पे है इसको भी थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और नहीं तो क्लास में एंड तक आप बने रहिए, इसका भी उत्तर आपको हम इसी क्लास में देंगे। दोस्तों स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या था? अब आप छत्तीसगढ़ मुख्य परीक्षा में अगर आप बैठ रहे हैं, आप किसी भी छत्तीसगढ़ की परीक्षा में बैठ रहे हैं, भारत की कोई परीक्षा आप दिलाने जा रहे हैं, तो ये करेंट अफेयर का कंप्लीट टॉनिक जीके है ये, और इसके कंटेंट बेहद ही दमदार है। भाई साहब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारी सी कमेंट करके बताइए कि क्लास आपको कैसी लग रही है। दोस्तों स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले स्थान पे मध्य प्रदेश था और हमारा छत्तीसगढ़ का रैंक सेकंड था। और इसमें स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर था, इसे आप याद रखिएगा। इसकी कैटेगरी मैं समझ रहा हूँ आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई अभी तक तुमने इंदौर पढ़ा है, इंदौर है भाई साहब, हम कैटेगरी आपको बता रहे हैं। देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर 10वें स्थान पर है। और पूरे देश की बात किया जाए तो देश में स्वच्छता में टॉप पे इंदौर कंटिन्यू चल रहा है। और अगर 1 लाख से कम आबादी वाली बात करें तो 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में छत्तीसगढ़ का पाटन जो है दूसरे स्थान पे है, इसे भी थोड़ा सा आपको याद रखना है दोस्तों। और पूरे देश में बात किया जाए पहले स्थान पे कौन है, तो पंचगनी महाराष्ट्र, मतलब 1 लाख से कम आबादी पर, 1 लाख से कम आबादी की अगर आप बात करेंगे तो उसमें नंबर टॉप पे पंचगनी महाराष्ट्र है। लेकिन यदि 1 लाख से ऊपर की बात किया जाए तो आप इंदौर जो है मध्य प्रदेश का ऑप्शन में टिक करके आएंगे, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो हमारा अंबिकापुर 10वें स्थान पर था, इसे भी थोड़ा याद आपको रखना है दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है भैया, तो ये पूसा समस्तीपुर बिहार, गौरीगंज अमेठी, नरकटिया पश्चिमी चंपारण, संभाजीनगर महाराष्ट्र। तो संभाजी का जो संभाजी नगर है इसका पुराना नाम क्या था, तो इसी का नाम था औरंगाबाद, और यहीं पे औरंगजेब ने अपनी बीबी का मकबरा स्थित था, इसे भी थोड़ा सा याद रखिएगा। और जो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय है ये पूसा समस्तीपुर बिहार में है, इसे आप थोड़ा सा याद रखिएगा दोस्तों। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 का ध्येय वाक्य क्या है, इसकी थीम क्या है, तो भैया इसकी थीम बेहतर कल के लिए आइडिया, पूरे भारत पूरे विश्व के लिए भारत, ये हमारा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 का ध्येय वाक्य है। और आपसे पूछ लिया जाए 2022 का ध्येय वाक्य क्या था, तो नए भारत की आवाज़ बने और समाधान खोजें एवं नीति में योगदान करें। आपसे 2021 का पूछ लिया जाए तो युवा उत्साह नए भारत का, और पूछ लिया जाए कि G20 का आप
जो है ध्येय वाक्य क्या है, तो भैया उसका ध्येय वाक्य है वासुदेव कुटुंबकम। आप इसको जरूर याद रखिएगा। वन नेचर, वन अर्थ, ये वाली जो परिभाषा है इसको आप याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के वैश्विक प्रमुख कौन है, तो भैया संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम जिसे आप यूएनडीपी कहते हैं, यूएनडीपी के जो वैश्विक प्रमुख हैं अचीम स्टेनर हैं। ऑप्शन में आपको राजीव कुमार दिख रहे हैं, इनके बारे में बताइएगा। बीबीआर सुब्रमण्यम कौन है, हमारे नीति आयोग के सीईओ हैं। शक्तिकांत दास की बात किया जाए तो शक्तिकांत दास कौन है, रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर हैं। और राजीव कुमार को हमने कल भी आपको पढ़ाया था, तो कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए कि भारत में राजीव कुमार अभी किस पद पे हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, IUCN की स्थापना कब हुई, तो IUCN की स्थापना होती है 5 अक्टूबर 1948 को। कहाँ पे, फ्रांस में हुई थी, और इसका मुख्यालय वर्तमान में ग्लेड स्विट्जरलैंड में है, इसे भी याद रखना है। आपसे पूछ लिया जाए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसका लक्ष्य है वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था और 1992 में हुआ था। इसे प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है, इसे भी याद आपको रखना है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ किस स्थान पर है भैया, तो आप देखिए कि ये जो ऑप्शन में दिया गया है, तो आप ये जान लीजिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान है, असम का पहला स्थान था, गोवा तीसरे स्थान पे है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान कब प्रारंभ हुआ, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान छत्तीसगढ़ में ये बहुत ही फेमस है और बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये भाई साहब अक्टूबर 2, 2019 को हुआ है क्या, या 23 सितंबर 2022 को, 3 फरवरी 2022 को और 5 सितंबर 2022 को। ये सभी छत्तीसगढ़ में जितनी हमारी योजनाएं शुरू हुई हैं ये उनकी डेट है। अगर आपको नहीं कन्फर्म है तो आइए नीचे आपको हम बताते हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2019 को। हमर बेटी हमर मान अभिमान, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 23 सितंबर 2022 को प्रारंभ किया गया था और 3 फरवरी 2022 को राजीव युवा मितान क्लब की जो शुरुआत हुई थी। और बालवाड़ी योजना ये 5 सितंबर 2022 को प्रारंभ हुई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए बालवाड़ी योजना क्या है, तो आइए हम इसका थीम भी आपको बताते हैं, बालवाड़ी योजना क्या है। दोस्तों, बालवाड़ी योजना आपने देखा 5 सितंबर को प्रारंभ हुई थी। एग्जाम में पूछा जा सकता है इसकी थीम क्या है, तो जाबो बालवाड़ी बढ़ाबो शिक्षा की गाड़ी, ये इसकी थीम थी, इसे आपको याद रखना है। एक बार फिर से बोल लीजिए, जाबो बालवाड़ी और बढ़ाबो शिक्षा की गाड़ी। ठीक है, इसमें लक्ष्य क्या है कि 5 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं इनका प्री स्कूल एजुकेशन जो है, जब वो स्कूल जाएं तो स्कूल के लिए 5-6 साल में उनको इतना तैयार कर दिया जाए बालवाड़ी में भेज के कि आगे की पढ़ाई उनकी अच्छे से चल पड़े। 2022 में कुल 5173 बालवाड़ियाँ छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई हैं, इसे आप याद रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाए राजीव युवा मितान क्लब, इसका शुभारंभ 3 फरवरी 2022 को हमारे अमेठी से सांसद राहुल गांधी जी द्वारा किया गया और इसकी घोषणा, भाई साहब वर्तमान में वो अमेठी से सांसद नहीं है ना, अभी वो वायनाड केरल चले गए हैं और वर्तमान में अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी है। ठीक है, अमेठी से वो हार गए हैं, लेकिन कांग्रेस का गढ़ माना जाने वाला हमारा अमेठी और रायबरेली अभी भी सोनिया जी के पास है, लेकिन अमेठी तो हाथ से कांग्रेस के निकल चुका है। लेकिन आज भी अमेठी के लोग बहुत ही मिस करते हैं हमारे कांग्रेस और पूरे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस की जो भूमिका थी, देश को आज़ाद कराने में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका थी, ये उन्हीं के परिवार के आदरणीय राहुल गांधी जी खास लोग हैं और हमारी अमेठी उनको हमेशा याद करती रहेगी। इसकी घोषणा दोस्तों 14 जनवरी 2020 को होती है, शुभारंभ 3 फरवरी को होता है। इसका काम क्या है, सभी ग्राम पंचायतों व नगरीय निकायों में 15 से 40 वर्ष तक की आयु के जो लोग हैं इनकी प्रतिभा को तराशना और इनको संगठित करना। वर्तमान में 13,269 राजीव युवा मितान क्लब छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं। दोस्तों, महिला बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित किए गए वजन त्यौहार 2022 में सर्वाधिक कुपोषण दर किस जिले की है, सुकमा, मुंगेली, दुर्ग, रायपुर। तो भैया सबसे ज़्यादा कुपोषित जिला है हमारा सुकमा। ठीक है, और सबसे कम पूछ लिया जाए कौन सा है, तो मुंगेली है कुपोषण की दर में और सबसे ज़्यादा सुकमा है। दोनों को आप याद रखिएगा, इसीलिए ऑप्शन में एक साथ आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। दोस्तों, महिला बाल विकास विभाग ने आपने देखा कि ये वजन त्यौहार जो आयोजित किया गया था इसमें सर्वाधिक कुपोषण दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। ये प्रश्न बिल्कुल अभी एग्जाम में, छत्तीसगढ़ के एग्जाम में पूछा गया है। तो भैया 2.1% की कमी दर्ज की गई है। किसमें, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो सुपोषण अभियान प्रारंभ किया है उसी सुपोषण अभियान का ये जो है नमूना है कि हमारे छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर में 2.1% की कमी आई थी।
ये था कितना भाई साहब, तो ये 19.86% से घटकर ये 17.76% वर्तमान में हो चुका है। इसे आप याद रख लीजिएगा। और अगर आपको राष्ट्रीय स्तर पर इसका दर पूछ लिया जाए तो 31.3 कुपोषण की दर है हमारे जो है जो राष्ट्रीय आंकड़ा है उसमें। और ये भारत के आंकड़े से छत्तीसगढ़ अच्छे पोजीशन में है, मतलब ऑल ओवर भारत की पोजीशन हमसे ज़्यादा खराब है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ उसमें अच्छा है, इसे आप ध्यान रखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ का 31.3 है और पूरे भारत का 32 से ज़्यादा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति किसने प्रदान किया था? तो भैया इनको प्रदान किया था क्या? छत्रपति साहू जी महाराज ने, सयाजी गायकवाड़ महाराज ने, संजय सिंह महाराज अमेठी, राजा चक्रधर महाराज रायगढ़। तो दोस्तों ये छत्रपति साहू जी महाराज अमेठी का नाम भी किया गया था, इसलिए हमने यहाँ अमेठी के राजा महाराज संजय सिंह को जो है यहाँ पे उनका नाम लिया है। और छत्रपति साहू जी महाराज और सयाजी गायकवाड़ महाराज इन दोनों ने जो है अपने अपने जो है खजाने से इनको पैसा दिया था कोलंबिया अमेरिका में पढ़ने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। और राजा चक्रधर के बारे में पूछ लिया जाए तो राजा चक्रधर जो है इनकी एक किताब है, रायगढ़ घराना बहुत ही फेमस है, जिसका नाम है ताल तोय निधि। आप उसको उठा नहीं पाएंगे, इतनी बड़ी किताब है, 30 से 35 किलो किताब है वो। आगे देखते हैं भाई साहब, भारतीय तटों के नाम। जो हमारा ये कोस्टल रीजन आप देखते हैं, ये कोस्टल रीजन जो हमारा समुद्र का तट है, इधर आप देख रहे हैं अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो ये जो हमारा केरल पड़ता है, कर्नाटक है, कोंकण तट है, काठियावाड़ तट है। तो केरल वाले तट को मालाबार तट कहते हैं, कर्नाटक वाले तट को कोनार तट कहते हैं, कोंकण तट गोवा वाले को कहते हैं और काठियावाड़ तट गुजरात वाले को कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना वंचित वर्गों के उत्थान से संबंधित नहीं है? दोस्तों ये योजना से मतलब प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, ये जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को के लिए छात्रवृत्ति की योजना थी। और इसमें इनके शिक्षा के लिए अटल वयो अभ्युदय योजना, नमस्ते योजना, ये सभी योजनाएं तीनों ये हमारे वंचित वर्गों के उत्थान के लिए चलाई गई थी। पीएम किसान सम्मान निधि ये खाली वंचित वर्ग के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है और 6,000 रुपये इसमें प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अभी तक कितना पैसा दिए हैं छोटे किसानों की सहायता के लिए, भारत सरकार अब तक कितने रुपए भारतीय किसानों को प्रदान कर चुकी है भैया, तो ये 2.40 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने किसानों के खाते में डाल दिया है। अभी तक यही पैसा बहुत लोग अडानी तो लेके नहीं भगे, लेकिन कितने ललित मोदी, तो कौन कौन से मोदी जो है विजय माल्या लोग इतना पैसा दूसरी सरकारों में लेके अपने घर ले जाके रख देते थे। लेकिन जब से ये पारदर्शिता वाली सरकार आई है, इसमें किसानों के खाते में किसानों की समृद्धि के लिए आप देखिए कि 2.40 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के रूप में भारत के कमज़ोर कृषकों को दिया है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप ये बताएंगे कि इसमें जो है कितने एकड़ तक जो है इसका फ़ायदा मिलेगा, कितना एकड़ तक आपके पास ज़मीन हो तब आपको, उससे कम हो कि ज़्यादा हो, उसमें किसान सम्मान निधि प्रदान की जाती है। आगे बात कर लेते हैं, बिल्कुल बहुत ही टॉप की क्लास है, एकदम एंड में आप आ चुके हैं। TCIL टेली कम्युनिकेशंस कंसल्टेटेड इंडिया लिमिटेड ने एंटरप्राइजेज ग्राहकों को कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क जिसे CAPN कहा जाता है BSNL के साथ जो हमारी 5G और 4G सेवा है, ये 5G सेवा को स्वदेशी प्रणाली से और तकनीकी विकास का जो इसमें रखा गया है। और इसमें इनका उद्देश्य ये है कि हम 5G सेवाओं में अपने देसी तकनीक का यूज करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? उद्योगों, खानों, रिफाइनरियों और हवाई अड्डे में 5G लगाने का काम हम स्वदेशी टेक्निक से करना चाहते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है और ये पूछा जाता है। हाल ही में नियुक्त हुए छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन, ये छत्तीसगढ़ में किस क्रम के राज्यपाल हैं भाई साहब? तो आप बता दीजिएगा, ये 9वें क्रम के राज्यपाल हैं, ठीक है, इन्हें आप याद रखिएगा। दोस्तों छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य सचिव का आपसे पूछ लिया जाए कौन है, तो जो अमिताभ जैन जी हैं, ये छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य सचिव हैं। CG सब इंस्पेक्टर प्री एग्जाम में छत्तीसगढ़ के DGP साहब के लिए पूछा गया था, तो छत्तीसगढ़ के DGP कौन है भैया? अशोक जुनेजा जी हैं। और अरूप गोस्वामी कौन है, आप इनके बारे में हमें बताएंगे। और श्रीमती सुप्रभा हरिचंदन, ये छत्तीसगढ़ की पहली महिला हैं, चूँकि ये हमारे राज्यपाल की पत्नी है, ठीक है, इन्हें आप याद रखिएगा। और अब हम बढ़ते हैं आगे। आपकी बहुत जल्दी मुख्य परीक्षा होने वाली है और रिजल्ट आपका बहुत जल्द ही घोषित किया जाएगा, बिल्कुल परेशान न रहें। रिजल्ट के
टेंशन ना लें, मुख्य परीक्षा की आप तैयारी करें। आपसे पूछ लिया जाए भारत में भी कुल कितने जिले हैं, राज्य आप जानते हैं, अभी कितने राज्य पूछ लें तो भारत में भी कितने राज्य हैं भैया, 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और पूछ लिया जाए भारत में जिला कितने हैं, तो टोटल 764 जिले हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जिला हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार पूछ लिया जाए तो कौन है भैया, तो बंशीधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, नरेंद्र वर्मा या हनुमंत नायडू राजदीप। अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल एकदम शांति से आप क्लास को देखते रहिए, सब कुछ याद कराने की गारंटी हम आपसे लेते हैं, सब याद होगा, इतना रिवाइज करा देंगे कि आपको याद ही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार कौन थे भैया, तो उनका नाम है बंशीधर पांडे जी थे। इनकी रचना थी हीरू की कहानीज, जो 1926 में लिखी गई है। आप देखिए लगभग 100 साल होने वाला है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के गद्य के जनक लोचन प्रसाद पांडे माने जाते हैं। नरेंद्र वर्मा की किताब आई थी सुबह की तलाश, ये अभी सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था। अब की बार आ रहा है इनका एक गीत संग्रह जिसका नाम है अपूर्वा, तो भी नरेंद्र वर्मा को आप याद रखिएगा। दोस्तों छत्तीसगढ़ के प्रथम चलचित्र कही देबे संदेश, ये जो मूवी थी, के गीतकार हनुमंत नायडू थे, इन्हें राजदीप भी कहा जाता है। और एक रचना पूछी जाती है बार बार एग्जाम में, जो है शिवायन। शिवायन के लेखक कौन है, तो नरसिंह राज इसके लेखक हैं। 1704 ईस्वी में इस किताब को उन्होंने लिखा था। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत 31 जनवरी 2023 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या कितनी हो चुकी है भैया, तो टोटल जो हमारी संख्या हो चुकी है 9082 ये केंद्र बन चुके हैं। अब ये जन औषधि काम क्या, जो आप देखते हैं कि अंग्रेजी दवाइयाँ, जो अंग्रेजी पेटेंट की दवाएं कितनी महंगी मिलती हैं, तो ये जो भारतीय जन औषधि केंद्र है ये भारत के लगभग सभी जिलों में खोली जा चुकी है। ये प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य था और ये उद्देश्य भारत सरकार ने पूरा लगभग कर लिया है। और अभी तो वर्तमान में देखिए 9082 हमारे पास PM BJP जो है ये भारतीय जन औषधि केंद्र हमारे पास हैं, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों आप इसमें जान लीजिए कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना नवंबर 2008 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय व भारत सरकार के फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना शुरू की गई थी। तो कब शुरू की गई थी भैया, 2008 में शुरू की गई थी। उस समय मनमोहन जी कौन थे, प्रधानमंत्री थे। और PM BJP की उत्पाद टोकरी में अभी वर्तमान में 1759 प्रकार की दवाई इस केंद्र में आपको मिल जाएगी और 280 सर्जिकल उपकरण आपको मिलेंगे। इनके जो न्यूट्रिकल उत्पाद जैसे प्रोटीन पाउडर, माल्ट आधारित फूड सप्लीमेंट, ये सब कुछ जो है आपको प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत प्रदान किए जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल 6 अक्टूबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक हुए। इसमें एकल श्रेणी में निम्न में से कौन सा खेल शामिल नहीं है, तो भाई साहब आप बताएं कि बिल्लस आप जानते हैं, फुगड़ी क्या होता है, गेंडी दौड़ क्या होता है, गिल्ली डंडा क्या होता है। ये छत्तीसगढ़िया ओलंपिक अभी हुआ था, तो इसमें बिल्लस और फुगड़ी, गेंडी दौड़ ये भाई एकल श्रेणी के हैं और गिल्ली डंडा क्या है, ये जो है समूह वाली श्रेणी में आता है। आइए बताते हैं, उसको भी हम बताएंगे कि समूह वाली श्रेणी में कौन कौन है। आपसे पूछ लिया जाए कि हमारा जो राष्ट्रीय गीत है इसको किसने लिखा था, तो इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। गीत का नाम है वंदे मातरम, आप जानते हैं, जो 24 जनवरी 1950 को हमने इसको अंगीकृत किया। लिया कहाँ से गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है, जिसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम आपको याद ही होगा। राष्ट्रगान पूछ लिया जाए, ये भारत ने कब अंगीकार किया था, तो राष्ट्रगान जो है ये भी 24 जनवरी 1950 को ही रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे राष्ट्रगान को लिखा है। जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, इसको 24 जनवरी 1950 को आप नेशनल एंथम के रूप में जानते हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में आपने भी इसको देखा ही कि एकल श्रेणी में कौन कौन से खेल थे, फुगड़ी, गेंडी, भौरा, 100 मीटर दौड़, लंबी कूद। लेकिन जब दलीय श्रेणी आपसे पूछ लिया जाए, जो समूह में खेला जाता है, तो उसमें गिल्ली डंडा, पिट्ठुल, संखली, लंगड़ी दौड़, खो खो, रस्साकसी और बांटी, इसे आप याद रखिए कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में शामिल किया गया है। आइए अर्थशास्त्र में हम आपको ले चलते हैं। रेपो रेट क्या होता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक समय के लिए जिस दर पर नगद उधार दिया जाता है उसे रेपो रेट कहते हैं। इसका प्रभाव कि अगर रेपो रेट में वृद्धि होगी तो क्या होगा, वाणिज्यिक बैंक अल्पकालीन ऋण पैसा कम लेंगे और जिससे बैंकों के पास तरलता में कमी आ जाएगी। अगर रेपो रेट बढ़ गई तो वाणिज्यिक बैंक अल्पकालीन ऋण अधिक लेंगे और जिससे बैंकों के पास तरलता में भी वृद्धि हो जाएगी। और ये प्रश्न पूछा गया है भाई साहब कि भारत में मौद्रिक और साख नियंत्रण के लिए रेपो को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, ऐसे आपको पूछ लिया जाएगा, इसका उत्तर आपको देना है। और इसके बाद हम आपसे बात करते हैं रिवर्स रेपो क्या होता है। भारतीय रिजर्व बैंक जिस दर पर अन्य वाणिज्यिक बैंकों से नगद जमा स्वीकार करता है उसे रिवर्स रेपो कहा जाता है। और भारतीय रिजर्व बैंक की आपसे पूछ लिया जाए स्थापना कब हुई थी, तो 1934 में हुई थी। यंग हिल्टन आयोग की
सिफारिश पर हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण पूछा गया है। सीजी व्यापम का प्यारा क्वेश्चन है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इसे आप याद रखिएगा। ये क्लास कैसी लगी? निसंदेह कंप्लीट टॉनिक है। आप डेली आइए चैनल पे और आपको डेली पूरा स्टैटिक जीके, छत्तीसगढ़ का जीके, भारत का सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर और छत्तीसगढ़ की भी करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ की योजनाएं, सब कुछ आपको कंप्लीट जीके एक क्लास, परीक्षा पास। आपसे मिलते हैं कल वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।